नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। हम लोगों ने पिछली क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें से हम लोगों ने भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, इन सब के बारे में सीख लिया था। और ये भी कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई है, कौन सी संसद के द्वारा सृजित है। आज हम लोग पार्लियामेंट का एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करके आगे चलते हैं। तो जो टॉपिक है वो है प्रश्नकाल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आज के टॉपिक को, क्वेश्चन आवर के नाम से जानते हैं। प्रश्नकाल, क्वेश्चन आवर। ये क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, इसमें क्या किया जाता है, इन सब चीज़ों जो के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रश्नकाल होता क्या है। बेसिकली हम बात करें, प्रश्नकाल एक ऐसा समय होता है संसद सत्र के दौरान, ऐसा समय संसद सत्र के दौरान, ऐसा समय, ऐसा समय जिसमें मंत्रियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मंत्रियों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये देखते हैं कि प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं। विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, प्रश्नकाल का सिंपल सा मतलब है कि मंत्रियों से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे विभिन्न विषयों पर, जो लोक हित में होंगे, हम लोगों के हित में होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। और इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि मंत्रियों से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछना। तो अब हम जो है प्रश्नकाल वो कैसे चलता है, काम कैसे करता है, कितने दिन तक ये किया जाता है, तो हम देखते हैं वीक में जो होता है, एक सप्ताह में इसकी अवधि जो प्रश्नकाल है वो सप्ताह में 5 दिन चलता है। 5 दिन, मंडे ट्यूसडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक का है। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से लेकर शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति और शुक्र, ये 5 दिन चलता है। सैटरडे और संडे को नहीं चलता है। अब हम देखते हैं जो प्रश्नकाल होता है ये मुख्यतः जो हमारा सत्र होता है, या हम कहें कि दिन का, संसद के सत्र का पहला घंटा होता है, और इसकी जो अवधि होती है वो 11 से 12 के बीच में होती है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। प्रश्नकाल जो होता है वो संसद सत्र का पहला घंटा होता है। संसद सत्र का ये पहला घंटा होता है। और ये कितने बजे से चलता है? 11 AM से 12 PM तक, 1 घंटा इसकी अवधि होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों में से हम देखते हैं तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, इस तरीके से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे इसमें से जो प्रश्न की कैटेगरी होगी उसको हम सीख लेते हैं। इसी में से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम देखते हैं इसमें से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो देखेंगे। इसमें से तारांकित प्रश्न होंगे, अतारांकित प्रश्न होंगे, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अल्प सूचना के प्रश्न होंगे। अल्प सूचना के प्रश्न, ये
इस जो प्रश्न काल होता है इसमें 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं और अल्प सूचना के प्रश्न क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके ऊपर स्टार लगा होता है। पहली चीज, अगर स्टार लगा है और इसका जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो मौखिक उत्तर दिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है, मौखिक उत्तर दिया जाता है। इसके साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि जो तारांकित प्रश्न होगा उससे संबंधित पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इस प्रश्न से संबंधित, तारांकित प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अब पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, संख्या क्या होगी ये निर्धारित है। हम देखते हैं कि लोकसभा में प्रत्येक सांसद एक क्वेश्चन पूछ सकता है। लोकसभा में प्रत्येक सांसद तारांकित प्रश्न पर एक क्वेश्चन, मतलब कि ये जो पूरक प्रश्न होगा ये पूछ सकता है। और राज्यसभा में अगर हम बात करें तो 3 प्रश्न पूछ सकते हैं, जो तारांकित प्रश्न के अंतर्गत पूरक प्रश्न उठेंगे। तो हम यहां पर देख सकते हैं ये तारांकित प्रश्न का कैटेगराइजेशन हो गया। अब अतारांकित प्रश्न क्या होगा? अतारांकित प्रश्न, इसका जो उत्तर है वो लिखित रूप से दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न का उत्तर जो है वो लिखित रूप से दिया जाता है। अब लिखित रूप से दिया जाएगा, इसमें ये बाउंडेशन होती है कि पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, तारांकित प्रश्न से अतारांकित प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ हम ये देखेंगे, लोकसभा में अतारांकित प्रश्न से संबंधित टोटल संख्या होगी 230 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जा सकते। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि लोकसभा में जो तारांकित प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्नों की संख्या थी वो 1 प्रश्न पूछ सकते थे, और राज्यसभा में तारांकित प्रश्न से संबंधित जो पूरक प्रश्न थे उनसे संबंधित 3 क्वेश्चन प्रत्येक सांसद पूछ सकता था। अब देखिए, ये तारांकित और अतारांकित प्रश्न हो गए। अब इसी में अल्प सूचना के प्रश्न क्या होते हैं? अल्प सूचना के प्रश्न ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो जनहित से संबंधित अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित होते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं, ये जनहित से संबंधित तत्कालिक महत्व के प्रश्न, और ये भी चीजें, इन्हें अन्य प्रश्नों की तुलना में प्राथमिकता दी जाती है। तो हम यहां पर देख लेते हैं थोड़ा सा रब करके और इसके बारे में। तत्कालिक महत्व के प्रश्न होते हैं और इसमें देखेंगे, और अन्य प्रश्नों की तुलना में, अन्य प्रश्नों की तुलना में हम इनको कहें कि प्राथमिकता के आधार पर अध्यक्ष द्वारा अनुमति देने पर पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा 3 तरीके के प्रश्न थे जो प्रश्न काल में पूछे जा सकते थे। अब हम इससे संबंधित कुछ और चीजें देख लेते हैं। अब शून्यकाल होता है, एक हो गया प्रश्नकाल, एक हो, अब इसके बाद होता है शून्यकाल। शून्यकाल में क्या चीजें होंगी? शून्यकाल देखिए है क्या, देखते हैं। ये मुख्यतः इसका जो टाइमिंग है वो 12 बजे से स्टार्ट होता है। अब 12 बजे से होता है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम जो टाइमिंग देखते हैं तो उसके आधार पर किया जाता है ये। तो हम यहीं पर से
12 को यहाँ पर शून्य के रूप में देखा जाएगा। शून्य काल, 0 आवर, इसकी अवधि हमने बताई। अवधि क्या होगी? 12 से 1 के बीच में होगी, 12 PM to 1 PM। अब इसमें किया क्या जाएगा? हमने कहा कि ये जो है, पहले ध्यान देना, संसदीय लोकतंत्र को ये भारत की देन है। संसदीय लोकतंत्र को भारत की देन। शून्यकाल, और हम देखेंगे कि ये मुख्यतः 1962 से 1962 से लोकसभा में प्रचलित है। से लोकसभा में प्रचलित है। उसके साथ साथ हम देखेंगे यहां पर बिना किसी पूर्व सूचना के इसमें किसी विषय पर सदन में उठाकर चर्चा की जा सकती है। चर्चा की जा सकती है। ये शून्यकाल से संबंधित बातें रही। शून्यकाल में हम देखेंगे ये 12 से 1 की अवधि होती है। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी विषय पर सदन में उठाकर चर्चा की जा सकती है। एक होता आधे घंटे की चर्चा। आधे घंटे की जो चर्चा होती है वो 5:30 से 6 के बीच में होती है, और ये ध्यान देंगे कि ये 3 दिन ही होगी, इसलिए थोड़ा सा आधे घंटे की चर्चा पर हम फोकस कर लेंगे। हाफ एन आवर डिस्कशन। आधे घंटे की चर्चा। हाफ एन आवर डिस्कशन। हम देखेंगे इसकी जो अवधि होगी वो 5:30 PM to 6 PM होगी। हम ध्यान देंगे ये मुख्यतः एक वीक में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, ये 3 दिन होती है। तो ये कुछ चर्चाएं रही जो हमारे पार्लियामेंट में की जाती हैं। अब हम यहीं पर एक इससे मिलता जुलता टॉपिक सीख लेते हैं, त्रिशंकु संसद। ये त्रिशंकु जो संसद है वो होती क्या है? देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। इसके पहले जो सरकार थी यूपीए की, वो एक प्रकार से त्रिशंकु संसद के रूप में कार्य कर रही थी। मतलब हम क्या कहें, जब किसी भी दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो, लोकसभा में जब बहुमत नहीं प्राप्त होंगे तब क्या होगा, गठबंधन के आधार पर सरकार का गठन किया जाएगा। अब सरकार का गठन किया जाएगा तो आप जानते हैं कि गठबंधन की राजनीति में होता क्या है। गठबंधन में हम लोग ध्यान देंगे, चीज़ें होती हैं कि जो विभिन्न दलों के लोग होते हैं जो सरकार बनाने में सहायता करते हैं, वो मिनिस्ट्रीज के लोभ में रहते हैं कि कौन सा मंत्रालय उनको मिलता है, और वो समय समय पर सरकार चलाने में डिस्टर्बेंस पैदा करते रहते हैं। तो इस तरीके की जो संसद होगी वो त्रिशंकु संसद होगी। तो हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जो प्रावधान थे संसद से संबंधित, उनको देखने का एक प्रयास किया, समझने का प्रयास किया डिटेल में। अब हम लोग आज ही से भारत के सुप्रीम कोर्ट को प्रारंभ करते हैं। बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट है और इसकी जो चर्चा है वो 124 से लेकर 147 तक की गई है आर्टिकल में।
तो हम देखते हैं, लेकिन इसका जो गठन व स्थापना है वो आर्टिकल 124 में। तो हम लोग देख लेते हैं, आज थोड़ा सा गठन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का गठन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, हम यहाँ पर ध्यान देंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है, और 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। देखिए कहा क्या गया है, पहले हमने जो बात कही बस उसको देख लेते। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक इसका प्रावधान है। विभिन्न चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगी, लगभग सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो अब हम देखते हैं कि प्रावधान क्या है। यहाँ पर कहा जाता है एकल एकीकृत न्यायपालिका। देखिए भारत का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इसकी बात देखें कोर्ट्स की, तो हम देखेंगे कि सबसे पहले सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हम देखेंगे कि मध्य स्तर पर हाई कोर्ट, और फिर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट। अरे सुप्रीम कोर्ट है क्या? सुप्रीम कोर्ट सबका बॉस है। धीरे धीरे इस चीज़ पर चर्चा की जाएगी। लेकिन अगर हम यहीं अन्य देशों से तुलना करके देखें, जैसे हम अमेरिका से कंपेयर करें, तो जो यूएस है, यूएस में 51 सुप्रीम कोर्ट पाए जाते हैं। अमेरिका में 51 सुप्रीम कोर्ट पाए जाते हैं। एक अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट है और 50 जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो वहाँ के स्टेट्स के, वहाँ के राज्यों से संबंधित हैं। तो टोटल हो जाते 51। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ क्या सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर गया, मान लीजिए कि किसी सजा से संबंधित कोई प्रावधान, क्रिमिनल केस गया, क्रिमिनल केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब डिसीजन आ गया या संतुष्ट ना होने पर हाई कोर्ट व्यक्ति लेके जा सकता है, हाई कोर्ट में अपील की गई, और हाई कोर्ट के डिसीजन से जब संतुष्टि नहीं मिली तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो ये ऐसा सिस्टम चलता है, और डिसीजन यहाँ पर एक दूसरे के बदले भी जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा जिसकी संख्या 1 है, ये सुप्रीम जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट होगा, उसमें महत्वपूर्ण जो विषय है वो निर्धारित है कि किन क्षेत्रों पर इसका वर्डिक्ट आएगा, डिसीजन दिया जाएगा, या किस क्षेत्र से संबंधित, किस विषय से संबंधित इसमें मुकदमेबाजी की जा सकती है। और जो बचे हुए सुप्रीम कोर्ट हैं उसमें राज्य सूची से संबंधित विषय ऊपर डिस्कशन किया जाएगा, मतलब कि मुकदमेबाजी की जाएगी। यहाँ पर यह भी ध्यान देंगे कि जो स्टेट्स के हाई कोर्ट होंगे, अमेरिका के जो राज्यों के जो अमेरिका में जो राज्यों के सुप्रीम कोर्ट होंगे, उनके डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है वहाँ पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो सिस्टम है अमेरिका में वो पूरी तरीके से बदला हुआ है। लेकिन हम भारत की अगर बात करेंगे तो भारत का जो सिस्टम है वो एकीकृत और एकल न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यहाँ के जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो अन्य न्यायालय पालन करती है, बाकी के दूसरे डिसीजंस को सुनाने में उसकी जो है मदद लेती है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो अब हम देखते हैं कि है क्या आर्टिकल 124 कहता है, क्या इसके बारे में थोड़ा सा प्रारंभ करते हैं। आर्टिकल 124,
आर्टिकल 124 कहता है, अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की स्थापना और गठन। अब देखिए है क्या, पहले हम मूल चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 124 कहता है, बहुत बड़ा आर्टिकल है, बारी बारी से हम लोग देख लेंगे, लेकिन पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं कहता क्या है। आर्टिकल 124 कहता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट होगा उसमें एक चीफ जस्टिस होगा, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या मुख्य न्यायाधीश, और 7 से अनधिक का मतलब इससे अधिक संख्या नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब मूल संविधान की बात हो रही, वर्तमान समय में भी हम बात करेंगे। मूल संविधान जब हमारा 26 जनवरी 1950 को बनके लागू हुआ था, तो कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश और 7 से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। ठीक है, ये मिलकर बना होगा। इसी में कॉमा किया गया और एक लाइन जोड़ी गई, संसद विधि द्वारा, संसद क्या कर सकती है, विधि के द्वारा ये जो संख्या है न्यायाधीशों को, इसको बढ़ा सकती है, घटा सकती है। संसद विधि द्वारा। अब विधि कानून बनाकर, कानून के बारे में बातचीत करेंगे। कौन सा कानून? देखिए सिंपल सा है, भारत का सुप्रीम कोर्ट एक मुख्य न्यायाधीश और 7 से अधिक न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा, इसकी बात की जाती है 124 में। अब इसी में से ये भी कहा जाता है कि संसद विधि के द्वारा, जब लगेगा कि नहीं आवश्यकता है कि केसों की संख्या पेंडिंग में बढ़ती जा रही है, तो ये करेगी कि विधि बना के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ा सकती है, ताकि जो केस है उनका निपटारा जल्दी जल्दी किया जा सके। तो हम देखेंगे यहीं पर एक चीज बात कर लेते हैं। अब तो वर्तमान स्थिति जो है न्यायाधीशों की, कितने संख्या में है ये मूल संविधान में 8 थे। देखिए मूल संविधान में कितने थे टोटल? 8 न्यायाधीश, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। देखिए 2009 में हम अगर बात करें 2009 की, तो सॉरी ये 2008 की बात है। 2008 में ये संख्या बढ़ा के की गई 31, 1 + 30। समय समय पर ये संख्या बढ़ाई गई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लास्ट वाला जो परिवर्तन किया गया 2008 में, और इससे पहले जो 2 साल पहले 21 चल रहा है, 2019 में संख्या कर दी गई 34, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, जस्टिस बोबड़े साहब तो मुख्य न्यायाधीश है। तो ये वर्तमान स्थिति में क्या है, 34 न्यायाधीश है, जिसमें से एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अब हम न्यायाधीश बनने की योग्यता के बारे में पढ़ लेते हैं कि योग्यताएं क्या होती हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता। देखिए कि योग्यता क्या होगी जज बनने की। योग्यता में कहा गया कि भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होने के साथ में दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि वह, यानी कि जो जज बनने की योग्यता रखता है उसके पास ये होना चाहिए कि एक या अधिक हाई कोर्ट में, मतलब उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक जज रह चुका हो, या फिर इसी में कहा गया है, ये कंडीशन है, या फिर अगर ये फुलफिल नहीं हो रही है तो कह रहे हैं कि 10 वर्ष तक
किसी हाई कोर्ट में लगातार अधिवक्ता वकील रह चुका हो, रहा हो। फिर यहाँ पर या तीसरी कंडीशन, ये दो अगर फुलफिल नहीं कर रहा तब तीसरी से भी हो सकता है, या पारंगत विधि वेत्ता हो, पारंगत विधि वेत्ता हो। पारंगत विधिवेत्ता हो, ये दो सिचुएशंस हैं। भारत का नागरिक होना कंपलसरी है, उसके साथ साथ एक या अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्ष या अधिक तक जज रह चुका हो, या फिर 10 वर्ष या अधिक समय तक किसी हाई कोर्ट में वो अधिवक्ता रह चुका हो। इसके साथ साथ क्या है, या फिर पारंगत विधिवेत्ता हो। ये योग्यता है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की। इसके साथ साथ हम देखेंगे सुप्रीम, अब ये योग्यता होगी, कार्यकाल भी यहीं देख लेते हैं। कार्यकाल क्या होता है, देखिए इधर कोई लिमिट नहीं, 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं, आयु से अधिक नहीं। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे जब बैठे, वो 62 साल 63 साल का बैठ गया है, सुप्रीम कोर्ट का जज पहुंच गया, लेकिन वो 65 वर्ष पहुंचते ही रिटायर हो जाएगा। तो ये कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक। अब यहीं पर हम वेतन की भी बात कर लेते हैं, छोटी सी बात है। वेतन क्या होगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका जो वेतन होता है वो होता है 2,80,000 रुपये, और अन्य न्यायाधीशों का वेतन क्या होता है 2,50,000 रुपये। भत्ते वगैरह अलग से होते हैं, उनको मकान वगैरह भी मिलती है, सुरक्षा भी मिलती है, सब वो अलग होता है। तो यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं वेतन की। वेतन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का 2,80,000 रुपये होगा। ₹2,80,000 होगा। और अन्य जजेस का कितना होगा, अन्य न्यायाधीशों का होगा 2,50,000 रुपये। ये होगा अमाउंट इनका। भत्ते अलग से, ये सैलरी की बात हो जा रही। और हम ये देखते हैं इनकी नियुक्ति कैसे होती, ये महत्वपूर्ण है। देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति का मैटर चल रहा है, हम यहाँ पर बातचीत करने जा रहे हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। देखिए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कहा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा, जो प्रेसिडेंट साहब होंगे, राष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जिन्हें वह आवश्यक समझे न्यायाधीशों से डिस्कशन करेगा, चर्चा करेगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे उनसे चर्चा करेगा जिन्हें उचित समझता है, और उसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह के अनुसार न्यायाधीशों की या परामर्श के अनुसार कार्य करेगा, मतलब कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अब यहाँ पर परामर्श को लेकर भेद हो गया कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो परामर्श कैसे होगा, क्या चीज़ें की जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मतभेद क्या हुआ, जब हम लोग स्वतंत्र हुए, हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद ये देखा गया कि जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी लोकतांत्रिक परंपरा का विकास किया। लोकतांत्रिक परंपरा में विकास उन्होंने वरिष्ठता के नियम का पालन किया। ये कहा कि सभी जो मतभेदों से परे होकर सोचा जाए और एक उचित प्रक्रिया, और आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप जो होते हैं, लोकतांत्रिक देश होते हैं, वहाँ पर कई तरीके की परंपराएं जो होती हैं वो भी कानून का रूप धारण कर लेती। तो हम देखेंगे कि नेहरूवन इरा में, नेहरू के काल में ये हुआ कि जो वरिष्ठता का नियम पालन किया गया, लेकिन इसको इंदिरा गांधी के टाइम पर तोड़ दिया गया। अब इंदिरा गांधी के टाइम पर जब तोड़ा गया तो उसमें 2 बार ऐसा हुआ कि वरिष्ठता के क्रम का उल्लंघन किया गया, तो उसकी वजह से फर्स्ट जजेस केस होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
कुल 4 जजेस केस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि 1990s के बाद, या हम कहें कि 2000 से पहले 1997-98 के आसपास में फाइनल डिसीजन आया कि एक कॉलेजियम का गठन होगा। कॉलेजियम की जो सलाह होगी वो बाध्यकारी एक प्रकार से होगी, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट का उसमें मुख्य न्यायाधीश भी होगा, और राष्ट्रपति को उसी के अनुसार कार्य करना होगा। हाल ही में जब NDA 1 की गवर्नमेंट बनी 2014 में मोदी सरकार ने, तो एक अमेंडमेंट बिल भी पेश किया था जिसमें ये प्रावधान किया जा रहा था, एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का गठन करने की बात हो रही थी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के गठन की बात हो रही थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि ये जो है वो मूल ढांचे के अगेंस्ट में जा रहा है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में भी कॉलेजियम सिस्टम प्रचलन में है। हम यहाँ पर एक चीज, परामर्श शब्द को लेकर जो मतभेद हुआ हम उसके बारे में डिस्कशन कल करेंगे। आज यहाँ पर शपथ के बारे में देख लेंगे। जो शपथ होगी न्यायाधीशों या मुख्य न्यायाधीश की जो शपथ होगी वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। मतलब चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे अन्य न्यायाधीश हो सुप्रीम कोर्ट को, उनको शपथ कौन दिलाता है? हमारे राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।